अस्सलाम वालेकुम। लाहौरनामा के साथ मैं हूं आपका होस्ट उसामा बिन उबैद। नाजरीन, भारतीय इलाके हिमाचल प्रदेश के ज़िला कांगड़ा से निकलने वाला दरिया, जिसे हमारे मुल्क में दरिया रावी कहा जाता है, उसके मैं पार्ट में मौजूद हूं। ये वही दरिया रावी है जिसमें कुछ अरसा पहले मानसून की बारिशों के दौरान 2,22,000 क्यूसेक तक रेला आया और यहाँ पानी की भरमार थी। अब इस रावी की सूरत हाल क्या है, ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि यहाँ सिर्फ गंदा पानी है। भारत की तरफ से भी इस रावी में गंदा पानी फेंका जाता है, जबकि हमारे मुल्क में लाहौर के 8 ड्रेन्स को भी इसी दरिया में फेंक दिया जाता है। इस दरिया में गंदा पानी फेंकने के बाद दरिया की सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है और इस दरिया की सांस जैसे टूट चुकी है। इस गंदे पानी से आम इंसान की सेहत पर क्या असरात पड़ते हैं और इस गंदे पानी की वजह से आम इंसान की ज़िंदगी कितनी मुतासिर होती है, आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे और मुख्तलिफ एक्सपर्ट से बात करेंगे कि इस मुल्क में साफ़ पानी को कैसे महफूज किया जा सकता है और साफ़ पानी के लिए हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है। नाज़रीन, पूरे लाहौर का गंदा पानी इस वक्त हम रावी में डाल रहे हैं। इस गंदे पानी से माहौल पर क्या असर पड़ता है और माहौलियाती आलूदगी कितनी बढ़ती जा रही है लाहौर में और आम इंसानी सेहत इससे कितनी मुतासिर हो रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हबीबुल हक रंधावा साहब। मारूफ माहौलियात एक्सपर्ट है और उन्होंने माहौलियात में PhD भी कर रखी है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने यहाँ मौका दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि हम पूरे लाहौर की गंदगी 8 ड्रेन्स रावी में डाल रहे हैं, उससे माहौलियात पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और इर्द गिर्द की ज़िंदगी जो लाहौरियों की ज़िंदगी है, सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, स्मोग हम रोज़ देखते हैं, इस पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है? देखें, वो हमने वही ना बात ये है कि जो इंडिविजुअल हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारी फैक्ट्रीज़ हैं या हमारे हाउस होल्ड है या सोसाइटीज़ हैं, अगर तो हम उनके इंडिविजुअली ट्रीटमेंट कर लें और उस पानी को दरिया में डालने से पहले भी ट्रीटमेंट है, तो काफ़ी जो माहौलियात की परगंदगी है वो कम हो सकती है। लेकिन हम समझते हैं चलो कोई बात नहीं, द्रोग बर गर्दने रावी। अब इस मुहावरे को हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि गंद बर गर्दने रावी। सारा गंद जो हमारा है, हमारे घरों का, हमारी स्ट्रीट्स का, हमारी फैक्ट्रीज़ का, और उसको हम एज़ इट इज़ मल्टीप्लाई करके उसको हम दरिया के सुपुर्द कर देते हैं। हालांकि यहाँ आके देखें कि दरिया के अंदर अभी तक कोई ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है और दरिया के अंदर कोई बहता पानी भी नहीं है ऐसा। डॉक्टर साहब, आगे चलते हैं साथ साथ और देखते हैं कि यहाँ माहौल बना कैसा हुआ है। गंदा पानी जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि कश्तियाँ चल रही हैं गंदे पानी। ये गंदा पानी है जो खड़ा है और ये बाकियात हैं उस बारिशी पानी की, ये सैलाब के पानी की जो अभी सैलाब 4 माह पहले गुजरा है। देखें, वो तो हमने सुना है कि पानी बह रहा हो तो गंदगी को साफ़ कर देता है, लेकिन ये पानी बह नहीं रहा और इसकी जो मिक़दार है वो बहुत कम है। इतनी भी मिक़दार नहीं है कि स्टेगनेंट वाटर के अंदर जो पूरे रावी का गंद आ रहा है वो यहाँ सफाई हो सके, एयरेशन के ज़रिए या खड़े होकर सेटलमेंट हो सके। तो उसका नतीजा ये निकलेगा। देखिए, यहाँ जो सॉलिड वेस्ट है यहाँ इसमें सेटल हो रहे हैं जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, और ये है कि इसमें जितने भी पोल्यूटेड वाटर है उसकी एवेपोरेशन या दूसरे इसके ऑर्डर्स की हो रही है, वो हमारी जो इर्द गिर्द की आबादियाँ उसको अफेक्ट कर रहा है। और नो डाउट ये इसकी जो सॉइल की फर्टिलिटी है, दरिया की फर्टिलिटी है, उसको भी इम्पैक्ट कर। देखिए, हम तकरीबन 30-40 साल से, बल्कि मैं समझता हूँ कि तकरीबन जब से पाकिस्तान बना है, हम इस दरिया के अंदर डाल रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि अभी तक हमने उस गंदे पानी को ट्रीटमेंट के लिए हम दरिया के किनारे पर या दरिया के अलहदा या दरिया में डालने से पहले अपने रिस्पेक्टिव फैक्ट्री के अंदर ट्रीटमेंट प्लांट एक बहुत बड़े इदारे के चीफ इंजीनियर भी रहे हैं। मुझे ये बताएं कि हम पिछले 30 साल से सुन रहे हैं कि रावी के इर्द गिर्द हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे, हमने आज तक शुरू क्यों नहीं किया? नहीं, मैं जो पढ़ा है, मैंने जो अभी डाटा अवेलेबल हुआ उसके मुताबिक तो ये है कि 2 ट्रीटमेंट प्लांट इनके मुजवज़ा हैं, अभी उसकी पाइपलाइन में है, जो कि अभी उनकी इंसेप्शन नहीं हुई। एक तो है बाबू साबू में, वो बहुत बड़ा ट्रीटमेंट प्लांट है,
तकरीबन ये 80% जो पानी है ना उसको, ये इनका प्लान है कि वहाँ इसको सर ट्रीटमेंट 30 साल पहले सोचा गया और 29 साल के बाद भी आज भी हम सिर्फ सोच रहे हैं। हाँ, क्या ये हमारी प्रायोरिटीज़ में शामिल नहीं कि आम आदमी की सेहत, माहौलियात, क्योंकि माहौल अच्छा होगा तो आपकी और मेरी सेहत बेहतर होगी। माहौल को बेहतर क्यों नहीं कर रहे हम? देखिए, बात ये है कि हमारी जो महदूद मालियात है ना, हमारी फिनेंशियल पोजीशन, वो तो तकाजा नहीं कर रही। उसमें इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को फिर उसको टैकल करना, फिर उसकी ट्रीटमेंट करनी, वो बहुत मुश्किल था। यही वजह कि अब भी कि जबकि हमारी थोड़ी सी मालियात बेहतर हो रही हैं, हमने फिर भी फॉरेन डोनर एजेंसीज़ की, उनके भी डिपेंडेंट हैं। मसलन ये जो आपका बाबू साबू वाला प्लांट है मुजफ्फर, ये भी फ्रांस की कोई एजेंसी है, उसको पैट्रनाइज़ किया हुआ है और उसने इसको कहा कि हम इसको मालियात आपको देते हैं, फिनेंशियल सपोर्ट देते हैं, तो आप शुरू करें। लेकिन ये भी इसको शुरू करने में पता नहीं कितना अर्सा लगेगा, और मेरा अंदाज़ा है कि जितना वो बल्क है, जिस बल्क में उन्होंने बताया कि इसकी ट्रीटमेंट करेगा, ये तकरीबन 6-7 साल तो लग जाएंगे उसको बनने में। तो इस दौरान क्या इसकी फेट क्या होगी इस प्लांट की। और एक वो करारबंद का भी प्लांट है, मेरा ख्याल वो वासा भी अपने रिसोर्स से उसको कर रही है। लेकिन ये देखिए, ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं ना, ये आज से तकरीबन 40-50 साल पहले बन जाने चाहिए थे। मुझे ये बताएं कि पूरी दुनिया माहौलियात पे काम कर रही है, एक स्पेसिफिक बजट लगा रही है, हम तामीरात पे बजट लगा रहे हैं, तो हम माहौलियात पे क्यों नहीं बजट लगा रहे? ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई हमें? आपने बताया कि फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से नहीं कर रहे। अगर हम तामीरात पे लगा सकते हैं तो माहौल पे क्यों नहीं लगा सकते? देखें, तामीरात लाहौर के नुक़्ता नज़र से हम देखें तो फ्लाई ओवर अंडर पासेज हैं ज़्यादा बना रहे हैं या सड़कों को वसी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सड़कों को वसी करना, अंडर पासेज बनाना और फ्लाई ओवर बनाना, ये भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली स्टेप्स हैं। आप सर, यहाँ मेरा आपसे डिसएग्रीमेंट है। पूरी दुनिया में कहा जाता है कि कंक्रीट के शहर आपके माहौल को ख़राब करते हैं, ऐसे ही कहा जाता है। आप मानते हैं इस बात को? तो अगर हम कंक्रीट बनाते जाएंगे, सबसे पहले जो ज़मीन के अंदर पानी जाना है वो नहीं जा पाएगा, हमारा वाटर लेवल कम होगा। उसके अलावा कंक्रीट जैसे बनता जाएगा, आप जो ट्री कवर है वो कम करते जाएंगे, जिसकी वजह से स्मोक आएगी, जो हम बर्दाश्त कर रहे हैं पिछले 10 साल से। 2015 के बाद से हम बर्दाश्त कर रहे हैं, उस पर कोई काम नहीं हो रहा, और दिन ब दिन नए से नए शहर आबाद करते जा रहे हैं। एक नुक्ता नज़र से आपकी बात दुरुस्त है कि एट द कास्ट ऑफ वन एनवायरमेंटल कंपोनेंट हमें दूसरी एड्रेस बेहतरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो माहौलियात के माहिरीन हैं ना, वो देखते हैं कि अगर आपको दरख्त को सेक्रीफाइस करना पड़े, एक दरख्त को सेक्रीफाइस करने से क्या नुकसान होता है कि हम वक्ती तौर पर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड वो दरख्त वो चूसते हैं, उससे हम महरूम हो जाते हैं उस फैसिलिटी से। लेकिन किसी चौक के अंदर अंडरपास बना देना, फ्लाईओवर बना देना, हम हज़ारों जो व्हीकल्स गुजर रहे हैं उनकी जो एमिशंस हैं उनको रोक रहे हैं, वो वहाँ रुक के जो एमिशन डाल रहे हैं। देखिए ना, चौक के अंदर अगर हर व्हीकल 1 मिनट के लिए रुके, 1 लाख व्हीकल्स उस चौक के अंदर 20 किस्म की गैसेस को एमिट करते हैं। तो उस दरख्त से बेहतर है जो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करता है। आप उस दरख्त के मुतबादिल तकरीबन 20-40 दरख्त और भी उसकी सराउंडिंग में लगा सकते हैं। लेकिन आप उस चौक की, फ्लाईओवर की, आप ये नहीं अल्टरनेटिव पेश कर सकते। तो इस लिहाज से कि अच्छा, वो ठीक है आपकी बात कि कंक्रीट की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट देखते हैं कि भाई इसके नुकसान इस लिहाज से थोड़े से कम हैं, लेकिन दूसरे लिहाज से बहुत ज़्यादा है। तो वो प्रेफर करते हैं कि जो ज़्यादा माहौलियात के फ़ायदे हैं आप उस कंपोनेंट को ले लें। तो अंडर पास वो तो खैर एक निसाबी सी गुफ्तगू है, लेकिन बात हो रही थी इस दरिया की। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखें, ये दरिया के पानी को, ये तो मैं उस बात पे नहीं आऊँगा कि भाई आपने वो जो एकॉर्ड किया था उसमें क्यों महरूमी होगी इस दरिया को, अब लंबी बहस है, वो तो तयशुदा बात है। अब मैं ये कहूँगा कि अब जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, रूडा का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, या इसके इर्द गिर्द दीवारें बना रहे हैं, या आप कहते हैं वाटर, मैं अगला यही सवाल करने जा रहा था, जो इसके इर्द गिर्द आप दीवारें बना रहे हैं, रावी को तो आप रोक लेंगे, क्या रावी इसके बदले आपको बख्श देगा? क्योंकि पिछली दफ़ा जब सैलाब आया, सोसाइटीज़ के अंदर चला गया, लोगों का माल और बाकी सामान सब ख़राब हो गया, तो क्या इन दीवारों से आप रावी को रोक पाएंगे? देखें, जो है ना, मैं तो तकरीबन 3-4 साल से ये कह रहा हूँ कि भी आप दरियाओं और नदी नालों के आप रास्तों को ना रोका करें और उसमें तामीरात ना किया करें। वो चाहे ऑब्सोलीट हो, चाहे देर से आए, 4 साल बाद वो अपने रास्ते पे ज़रूर आती है। और आपने देख लिया कि इस साल दरिया अपने पुराने दरिया ने बताया, और अभी दरिया बता रहे हैं कि इससे पहले जो आज से 100 साल पहले जिस
तुंदही से दरिया चलता था, इस दफ़ा वैसा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद दरिया ने बताया कि मैं दरिया हूँ। अच्छा, वो क्यों चला? इसलिए कि हमने रास्तों में उसके रास्तों को तंग कर दिया। अपस्ट्रीम में उसके रास्तों को तंग कर दिया। अब भी हम गलती कर रहे हैं कि हम लाहौर शहर को बचा। देखिए, बात ये नहीं कि शहर में इस तरफ कौन से इंपॉर्टेंट लोग रहते हैं या इंसानी मखलूक इधर कम अहम रहती है। हमने देखना है कि मखलूक़ात को बराबर तरीके से बचाना है। अगर आप दरिया के लेफ़्ट साइड पे इतना लंबा कॉस्टली कंक्रीट का बंद बना रहे हैं कि सोसाइटीज़ बन जाए और आप कहते हैं कि लाहौर भी बचे, अल्लाह करे बचे, लेकिन आप पैरेलल ये जो आबादियाँ सामने नज़र आ रही हैं, इनको बचाने के लिए आप क्या इक़दाम कर रहे हैं? तो साइमल्टेनियसली सारे मिटिगेशन मेजर दोनों साइडों पे और कॉम्प्रिहेंसिवली बराबर किए जाते हैं। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि आप सारी आबादियों को, फसलों को और खल्क को बचाने के लिए इक़दाम करें, ना कि वन साइडली आप दरिया के लेफ्ट साइड। डॉक्टर साहब, यहाँ आपने फसलों की बात की। हमारा जो किसान है वो कहता है कि अगर मैं गंदा पानी ड्रेन का पानी लगाता हूँ ना, मेरी फसल अच्छी होती है। और अक्सर किसान ये भी कहते हैं कि जनाब, हमने जो खुद खानी है ना फसल, वो हम साफ़ पानी से लगाते हैं, जो दूसरी फसल है वो हम कोशिश करते हैं गंदे पानी से लगाएं ताकि उसकी पैदावार ज़्यादा आए। तो हमने उस मामले में ज़री रिसर्च भी नहीं की, हम गंदले पानी पे चल रहे हैं। नहीं, देखें, वो तो खैर पता नहीं क्यों कह रहे हैं, उनको भी एहसास है। और मैं समझता हूँ कि किसान से ज़्यादा अक्लमंद कोई इंसान नहीं होता कि जो गंदम की नमो करता है फिर उसको उगाता है। नहीं, उसका दूसरा मुद्दा ये भी है कि मुझे साफ़ पानी मुयस्सर ही नहीं है ना। मसला ये है कि साफ़ पानी मुयस्सर नहीं होगा जब आप नाले दरियाओं में डालेंगे, नाले आप नहरों में डालेंगे तो उसने पानी वहीं से लेना है, इसमें उसका मसला नहीं है। उसमें मसला ये है कि हुकूमती तौर पर ये काम नहीं किया जाता, जिसकी वजह से उसे गंदला पानी इस्तेमाल करना पड़ता है। हाँ, वो कहना भी यही चाहता है कि देखें, अगर आप हमें साफ़ पानी की मैनेजमेंट नहीं करेंगे और गंदले पानी को आप साफ़ नहीं करेंगे, ठीक है, तो फिर मैं बादल नखास्ता गंदला पानी इस्तेमाल करूँगा। और फिर मजाक में कहता है, पढ़े लिखों को मजाक में कहता है कि मैं जो काश करूँगा तुम्हें खिलाऊंगा मैं, और याद ये तैयार रहो। एक्चुअली वो ये कहना चाहिए, वरना उसको पता है कि गंदले तंज करता है। हाँ, तंज करता है और वार्न करता है वो जितने स्टेक होल्डर्स हैं और जो शहर के ऊपर बैठे हुए हैं कि भाई ये सब्जियां तुम्हें खिलाऊंगा, इंतबाह है आपके लिए कि आप मेरे लिए साफ़ पानी का बंदोबस्त करो या गंदे पानी को आप उसकी मिटिगेशन करो, उसको साफ़ बनाओ। वो ये कहना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, ये मनाज़र है, हम रावी के किनारे मौजूद हैं। इसे रावी का किनारा तो नहीं मैं कह सकता, रावी के पार्ट के अंदर मैं मौजूद हूँ। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इस वक्त गंदा पानी मौजूद है और लाहौर की तमाम ड्रेन्स इस रावी में डाली जाती हैं और लोगों ने यहाँ कारोबार शुरू कर रखा है। इस गंदे पानी के अंदर कश्ती रानी हो रही है। साफ़ पानी मुयस्सर नहीं लाहौरियों को, और साफ़ पानी क्यों मुयस्सर नहीं है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ एक साइंटिस्ट मौजूद होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तानी कौम के लिए सबसे बड़ा मसला साफ़ पीने का पानी है। इस हवाले से बात करने के लिए हमने आज इनवाइट किया है अपने साथ डॉक्टर खालिद महमूद साहब को, जो अक़वाम मुत्तहिदा की उस साइंटिस्ट टीम के साथ काम कर रहे हैं जो ये देख रही है कि पीने का साफ़ पानी कैसे बेहतर किया जा सकता है और इस हवाले से क्या साइंसी अवामल हैं। और इसके अलावा वो पंजाब यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट के हेड भी हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सबसे पहले ये जो माहौल बुरा होता जा रहा है, मेरे पीछे रावी है और रावी का पानी गदला हो गया। गदला के अब तो पानी रह ही नहीं गया और आबी हयात भी ख़त्म होती जा रही है। हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया जी आपका। और ये बड़ा ही अहम मसला है जिस पे हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं, हुक्मरान हैं, या हमारे जो मैनेजमेंट के लोग हैं, या इवन पब्लिक जो है उसको बहुत एहतियात से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे के सारे इससे अफेक्ट होंगे। क्योंकि किसी ज़माने में जब सिंतास मुआहदा हुआ तो ये सोचा गया कि शायद हमारी फसलें सैराब नहीं हो सकेंगी। नहीं, ये सिर्फ फसलों के लिए नहीं, हमारे पूरे लाहौर का जो पानी हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको, वो के नीचे बनता नहीं है पानी ज़ेरे ज़मीन, वो इन्हीं जगहों से रिप्रोड्यूस होकर उसके अंदर रिचार्ज होता है और वहाँ का हिस्सा बनता है। तो यहाँ पर रिवर रावी के अंदर जो मौजूद होगा यही नीचे जाएगा। अगर इसके अंदर पानी मौजूद है तो पानी नीचे जाएगा और आप पानी निकाल के पिएंगे। और अगर इसके अंदर ये जो अभी फुजला हम फेंक रहे हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट फेंक रहे हैं, जो हम अपना डोमेस्टिक वेस्ट फेंक रहे हैं, अगर ये यहाँ पे खड़ा है तो यही ज़मीन के नीचे जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, ये बात बताएं मुझे कि कुदरत ने एक निज़ाम बनाया और जो हम आम आदमी को ये
बताया गया कि ज़मीन के अंदर पानी जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा ज़मीन उसे फ़िल्टर करती जाएगी, तो क्या ये पानी भी फ़िल्टर हो रहा है? नहीं, ये देखें, कुदरत ने जो निज़ाम बनाया, जो कुदरत के अंदर जो पोल्यूटेंट्स थे उनको कंपनसेट करने के लिए लेयर्स होती हैं डिफरेंट। ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है ये कुदरत का जो है ना आउटपुट नहीं है, इसके लिए कुदरत ने अरेंजमेंट नहीं रखे। ये आपके पास जो मेटल्स हैं, जो आर्सेनिक है, ये जितने भी इस तरह की चीज़ें हैं, ये इस ज़मीन की जो तहें हैं, ये जो फिल्टराइजेशन का प्रोसेस है नेचुरल, ये उसको कुछ भी नहीं कहते। इवन जो एसिडिक पार्ट है उसका वो नीचे तक पहुँच जाता है और वो अल्टीमेटली आपका हिस्सा बनता है। आई रिमेंबर, मैं अब तो खुद फील्ड में उतना उतरने का मौका नहीं मिलता, जो लास्ट सर्वे इस इलाके के अंदर सज्जियाँ वाले और इसारे के अंदर मैंने किया, तो ये रिवर रावी के साथ साथ आप किसी भी जो लोकल एक हेड पंप लगा होता है उसमें से पानी निकाल के देखें। ये उस वक्त की, मैं 6-7 साल की पहले की बात कर रहा हूँ, आप स्मेल नहीं कर सकते उसको, इस कदर उसके अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि इसके इर्द गिर्द पानी आलूदा है, तो अक्सर लोग जो ज़मीन से पानी पंप के ज़रिए निकालते हैं वही पी रहे हैं, उसके क्या नुकसान होते हैं? इन आबादी के लोगों को किन बीमारियों का ज़्यादा सामना करना पड़ता है? ये देखें, एक तो ये हैवी मेटल्स इसके अंदर ज़्यादा हैं। हैवी मेटल जब आपके वजूद का हिस्सा बनते हैं तो ये जो भी कोई लाइफ है, जिस तरह एक्वाटिक लाइफ है, यहाँ की जो मछलियाँ, ये इसके साथ आपके जो है उसकी जीन्स की म्यूटेशन तक रिपोर्ट हुई है इंटरनेशनली। उसके अलावा ये जो किसी भी जो लाइफ है उसके अंदर जो रिप्रोडक्टिविटी का अमल है वो मछलियों के अंदर है, इंसानों के अंदर है, ये उसको डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। ये आपके पास जो किडनी स्टोन्स हैं उसकी वजूहात बनते हैं। और इसके अलावा ये जो हैज़ा और ये सारी चीज़ें जो हैं, जब ये पानी आपके अंदर जाता है तो ये सारे नुकसानात करता है। आप एक सर्वे करवा के अगर देखें कभी कि ये जो लोग रिवर रावी के अलॉन्ग रह रहे हैं, जो यहाँ का, वो अपनी तरफ से कह रहे हैं कि एक सर्वे आया है कि रिवर रावी के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनमें कैंसर फैलने की शरह ज़्यादा है। जी, मैं इसी तरफ आ रहा था। कैंसर और बहुत सारी और बीमारियाँ। यहाँ का जवान जो है ये आपको वैसे कभी नहीं मिलेंगे जो जैसे किसी एक गांव का जवान मिलता है। अपेरेंटली क्या होता है, आम आदमी ये सोच रहा है कि गंदा जो रिवर रावी है वो तो एक साइड पे है, मैं तो पानी यहाँ से निकाल रहा हूँ, यहाँ का पानी वहीं से आ रहा है और वो आपकी लाइफ को अफेक्ट करेगा। इसीलिए ये सारी जो ज़मीनें हैं इसके, देखें, सिंपल सा सादा सा असूल है नेचर का। कुदरत ने एक तरीका रखा हुआ है, उसने अपने आप को सस्टेन करवाना है, उसने अपनी रेट एस्टैब्लिश करनी है। वो आपको मौका देती है कि आप खुद ब खुद कुदरत के साथ छेड़छाड़ बंद कर दें। हुआ क्या, अगर मैं सादा लफ्ज़ों में अपने देखने वालों को समझाऊं, आपने रावी की प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा किया तो फिर रावी ने आपकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा किया। अगर आप रावी के अंदर गंद फेंकेंगे तो रावी यही गंद आपके फिर ग्लास के अंदर लेके आएगा और वो सारे नुकसानात जो आप इसको नहीं कर रहे, ये यहीं पे बाकी रहेगा, वो सारे नुकसानात अपने लिए कर रहे हैं और वो हो रहे हैं मुसलसल। और इसके अलावा अंटिल जो पहले आपने सवाल किया कि अब हम क्या करें इसके लिए, एक तो ज़ाहिर है कि हुकूमती लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। और साथ में एक और नुकसान क्या हुआ, हमने एक बहुत बड़ा शहर साथ रखा हुआ है, सारा का सारा कंक्रीट रखा हुआ है। वहाँ पे इसको डिल्यूट करने के लिए, इसके असर को कम करने के लिए, फजले के जो बारिश का पानी आना था, ज़ेरे ज़मीन जाना था, जो डिल्यूट करता है इसको, कुछ हमारे लिए बेहतरी का सबब बनता, वो हमने सारा पेव कर दिया, सारा हमने कंक्रीट कर दिया, वो उसके अंदर जा नहीं रहा। हमें चारों ना चार, एक तो है यहाँ पे फिल्ट्राइजेशन के प्रोसेस, वो जो एक्सपर्ट हैं उस हवाले से वो उस पर बात बेहतर कर सकते हैं। दूसरा, हमें जो आम पब्लिक है, हमें जो पानी रेन वाटर अवेलेबल है उसको हमें हार्वेस्ट करना होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हमें छतों का पानी स्टोर करके उन्हीं को इस्तेमाल करना होगा और छोटे छोटे पॉकेट्स बनानी होगी कि यहाँ पर जो पानी इकट्ठा होता है, जो आपकी गाड़ियाँ बाहर नहीं निकलने दे रहा होता बरसात के दिनों में, उसको वहीं पे रिचार्ज करें। इसको डिल्यूट करने के लिए वहाँ पे ज़ेरे ज़मीन जो हमारे टैंक्स हैं अल्लाह ने दिए हुए हैं, उसकी जो रिहेबिलिटेशन है या उसका जो रिचार्ज है उसको हिस्सा बनाएं। डॉक्टर साहब, दुनिया में बहुत से मुल्क हैं, कायरो, पेरिस, जो मुख्तलिफ बड़े बड़े दरियाओं के ऊपर बनाए गए हैं। अब उन मुल्कों को या उन शहरों को देखकर हम क्यों नहीं काम कर पाते? क्या हम चाहते नहीं हैं या सिर्फ हमारी नाअहली है? नहीं, नाअहली इस पे ये चाहने वाली बात बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल हो जाती है, मैं उसमें ज़्यादा वो रखता नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे अभी रिसेंटली मेरे एक दोस्त आए हुए थे सऊदी अरब से। समुंदर का पानी जो सदियों से वो खारा होता है, वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके अंदर साल्ट का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है पीने के लिए, और दुनिया तो इस पर लगी हुई है कि उसको कैसे पीने के काबिल बनाना है, उसकी फिल्ट्राइजेशन कैसे करनी है, और वहाँ पर और कोई काम नहीं कर रहा। पाकिस्तानी साइंटिस्ट, इंडियन्स भी होंगे, बाकी भी होंगे, पाकिस्तानी साइंटिस्ट भी उनका हिस्सा है। डॉक्टर साहब, हम वहाँ जाकर काम कर रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं काम कर रहे? मेरा मुद्दा और मेरा मसला ये है कि जैसे आप अब अक़वाम मुत्तहिदा के साथ काम कर रहे हैं, आप मुख्तलिफ लोगों से इंटरेक्शन करते होंगे, मुख्तलिफ दुनिया के साइंटिस्ट से, तो हमारे मुल्क में क्यों नहीं काम हो पाता? हम ये देख रहे हैं पीछे, ये देखें, चील उड़ रही है, गंदगी है, पानी आर्सेनिक जा रहा है नीचे,
तो हम इस पर क्यों नहीं काम कर रहे? इसका ना बड़ा सादा सा ये देखें, एक है वो रिसर्चर्स जो काम कर रहे हैं, जो कोई आपको अल्टरनेट दे सकते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपना काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन नहीं हो रही। ये लोग कहीं और बैठे हुए हैं, इनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं, और हम जो काम कर रहे हैं वो हमारी जगह रह जाता है, हमारे दफ्तरों में बंद होकर रह जाता है। उनका जो है वो अपनी जगह कहीं और सोच के कोई डिसीजन लेते हैं। आमतौर पे क्या होता है जी, फ़लाँ मॉडल आ रहा है, फ़लाँ मॉडल आ रहा है, फ़लाँ जगह का आ रहा है। वो मॉडल्स उस जगहों के लिए होते हैं, वो हमारी जगहों के लिए काम नहीं करते। उनको यहाँ पे लोकल साइंटिस्ट को इन्वॉल्व करके, लोकल जो यहाँ प्रैक्टिशनर्स हैं उनको इन्वॉल्व करके यहाँ के लिए इंडिजिनाइज करना होगा, फिर वो यहाँ का सूरत हाल निकलेगा। मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ लेता हूँ, इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। आप इतनी देर से काम कर रहे हैं, आपको क्या कभी हुकूमत के किसी नुमाइंदे ने या किसी इदारे ने बुला के आपसे कोई राय ली, या मुख्तलिफ साइंटिस्ट से कोई राय लेने की कोशिश की, या ब्यूरोक्रेसी खुद बैठ के फैसले करी जा रही है? कंसल्टेंसी सेशंस में बाज़-औक़ात हमें बुलाया जाता है, हमें कुछ चाय भी अच्छी पिलाई जाती है, खाने भी, लेकिन हम जो वहाँ तजावीज़ दे के आते हैं कभी हमने इम्प्लीमेंट होते देखी नहीं। मतलब इसका मतलब है कि आप ये बता रहे हैं कि बुलाया जाता है लेकिन हमारी बातों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है। आप यही समझ लीजिए। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा कि अगर आपको मौका दिया जाए हाइपोथेटिकली, तो आप क्या चाहते हैं कि रावी की बेहतरी के लिए क्या ऐसे काम किए जाएं जो बजट फ्रेंडली भी हों और उससे आवाम को फ़ायदा भी हो? देखिए, यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो एक तो ये खैर ये तो बहुत अरसे से चलता आ रहा है, जो फजला जो भी फेंका जा रहा है विदाउट ट्रीटमेंट नहीं फेंकना चाहिए। ये इंटरनेशनली पूरे जो आप कह रहे हैं ना कि शहर आबाद है, ये तो लोगों के लिए इकॉनमी है, ब्लू इकॉनमी। अभी आपका और हमसाया मुल्क का झगड़ा क्या है? पानी के ऊपर है ना। पानी इस वक्त सबसे बड़ी कमोडिटी बना हुआ है। आपकी जो AI चल रही है उसके लिए भी पानी चाहिए, और पानी लाइफ के लिए भी चाहिए। तो इसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। हम जब उसकी परवाह नहीं करते, हमारी प्रायोरिटीज़ है ना, हमने फ़लाँ काम करना है जो बज़ाहिर ज़्यादा बेहतर दिख सके, जिससे ज़्यादा कोई वोट बैंक बन सके, लेकिन एक होता है जो नस्लों तक सफ़र नहीं होती है। जब तक वो हमारी प्रायोरिटी नहीं बनेगी, यही यहाँ का खूबसूरत। यहाँ पे तो जो है ना वो बाकायदा बड़ी बड़ी बोट्स चलनी चाहिए जो आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल हों। यहाँ पे ट्रेड सबसे आसानी से हो सकती है यहाँ के। डॉक्टर साहब, लेकिन सिंतास मुआहदे के बाद हमें इस रावी की एक्सेस नहीं है, रावी में पानी नहीं आएगा। जब इंडिया चाहेगा उधर सैलाब आएगा तो हमें पानी देगा, अदरवाइज़ यहाँ पानी नहीं आएगा। तो मुतबादिल तरीके ये थे कि हम मुख्तलिफ नहरें निकाल कर, ये सोचा गया, हमने बताया गया कि जी चनाब से नहरें निकाल के रावी को चलाएंगे, लेकिन वो सिर्फ बातें रहीं। ये तो लंबी डिबेट है, लेकिन राइट नाउ जो सूरत हाल है उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं? देखिए मेरी बात सुने, जब सिंतास मुआहिदा हुआ तो उस वक्त जितनी शिकें उसकी अप्रूव हुई थी, क्या इंडिया ने सारी फॉलो की हैं? इसका मतलब है कि इंसान एक वक्त में कोई बात करता है, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग होती है, वक्त के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होती है। आप नया केस लेके जाते हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, आप बात करते हैं कि उस वक्त ये प्रॉब्लम था। ट्रीटी से बाउंड है, उस ट्रीटी के, वो लंबी डिबेट चले जाएगी। लेकिन राइट नाउ सूरत हाल ऐसी है कि इसके लिए काम नहीं हो रहा। आप जैसे लोग और मुझ जैसे लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम दुआगो हैं कि अल्लाह हमारे मुल्क पे बेहतरी करे और साफ़ पीने का पानी हमें मुयस्सर। आपका शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, ये मसाइल हैं और डॉक्टर साहब ने एक अरसे तक साफ़ पानी के लिए काम किया और अभी वो इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। रावी जो इस वक्त जोहड़ की सूरत इख्तियार कर चुका है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जियोग्राफी के प्रोफेसर मुनव्वर साबिर साहब। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया है। वेलकम। सर, मुझे ये बताएं कि रावी इस वक्त एक जोहड़ बन चुका है, लाहौर की मुख्तलिफ ड्रेन उसके अंदर डाली जा रही हैं। हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि रावी बेहतरी की जानिब गामज़न हो जाए? देखिए, पहली बात तो ये है कि रावी से एक हम सबक सीख सकते हैं। आपने कहा कि रावी जो है वो ड्रेन बन चुका है, इसमें फैक्ट्रियों का फुजला और दीगर इलाकों का ड्रेन जो है वो फेंका जाता है। तो हम ये सलूक जो दरिया बह रहे हैं उनके साथ ना होने दें। मिसाल के तौर पे है कि एक चीज़ जो नहीं रही, हम उससे सबक हासिल करके मज़ीद को बचा लें। मैं इसकी मिसाल आपको यूँ दे सकता हूँ कि ये तो है ना कि चले खुश्क है, ड्रेन बहता रहता है, आलूदगी उससे पैदा होती है। आप देहातों में नहरों का जाके मुआयना करें तो आपको पता चलेगा कि नहरों का पानी जो है
वो भी आलूदा होना शुरू हो चुका हुआ है। लोग जो गांव का फजला होता है वो एक ड्रेन की शक्ल में जो जमा होता है जिसे जोहड़ कहते हैं, उसको भी ग्रेजुअली नहर की शक्ल जो है वो दे देते हैं। बाकी रही बात रावी की, तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसके अंदर जो ड्रेन फेंका जाता है, जो फजला फेंका जाता है, इसको बंद कर देना चाहिए। नंबर 2, जो इसका रास्ता है यानी इसके अंदर जो आबादियां हैं उनको रिमूव कर दें। तो ये इमीडिएट 2 काम है जो आपको करने चाहिए। सर मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि इन आबादियों को ख़त्म कर दें, लेकिन आबादियां तो काफ़ी देर से बन चुकी हैं, और जो दूसरा ड्रेन के बारे में आपने कहा कि ड्रेन ना फेंका जाए, उसका मुतबादल ज़रिया भी होना चाहिए ना? हमारे मुल्क में जो काम एक दफ़ा शुरू हो जाए उसे ख़त्म करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं, जब आप एक गलत काम शुरू कर दें और उसको ख़त्म ना किया जाए तो फिर वो मुआशरा, वो सिस्टम जो है वो इवेंचुअली ख़त्म हो जाया करता है। तो इसके लिए अब ये कोई जवाज़ नहीं है कि जी इसकी तो हमें आदत पड़ चुकी हुई है, वो फ़लाँ बंदा नशा करता है तो जी वो तो आदी हो चुका है तो फिर उसका वो रिज़ल्ट भुगतेगा। अब आपने जिस तरह पूछा कि रावी को बहाल, चूँकि सिंतास मुआहदे के बाद इसका पानी तो जा चुका है, लेकिन जब इसका पानी आता है, मिसाल के तौर पे ये बात नहीं कही गई ज़्यादा, आप एक काम करें कि एक तो इसकी जो अपना ओरिजिनल रास्ता था जितना वो इसका बहाल करें, ना सिर्फ बहाल करें, इसके पुश्तों से इसको फैला दें, यानी 200 फुट या 500 फुट इसको मज़ीद इतना चौड़ा कर दें कि जब सैलाब आए भी तो ये पानी को अपने को उठा सके। और फिर इसी तरह जब फ्लड के दिनों की बात करें, जिस तरह एक सोसाइटी इस दफ़ा भी डूब गई थी, तो आप यूं करें कि दरिया को आगे लेके जाएं तो रास्ते में जो रेजरवायर्स हैं, झील नुमा चीज़ें, वो आप बनाएं और उनको परमानेंट रखें। तो जब सैलाब का पानी आए तो वो पानी उन झीलों की तरफ भी जाए, उनको भर दे, सैलाब की शिद्दत में कमी आएगी। पानी जो समुंदर में जाके बह के ज़ाया हो जाता है वो आपकी ज़मीन को रिचार्ज करने का बाइस बनेगा। सर आपको पढ़ते पढ़ाते एक अरसा गुजर गया, एक ज़िंदगी गुजार दी, आपको लगता है कि ऐसा कुछ होगा? क्या इनकी प्रायोरिटीज़ में शामिल है? राइट, देखिए मेरी जो लिमिट है, मेरी जो कैपेसिटी है वो बयान करना है। अब वो काम है हुकूमत का। आप एक डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से आपने को मर्ज़ का हल पूछा, उसने आपको कुछ दवाई बताई, कुछ परहेज़ बताया। अब ये आप पर है कि आप वो करते हैं कि नहीं करते। आपने मसले का हल पूछा, बताना मेरा काम था, वो मैंने कर दिया। सर मेरा सवाल ये है कि आप क्या समझते हैं, क्योंकि आपने एक एरा देखा, काफ़ी टाइम हो गया आपको इस तमाम सूरत हाल को देखते, आपको लगता है कि हुकूमत की प्रायोरिटीज़ में शामिल हैं चीज़ें? देखिए ये जो मसला है ना, माहौलियात का हो, पानी का हो, आलूदगी का हो, ये पहली बात तो ये है कि सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, ये पूरे जनूबी एशिया का मसला है जी। मैं आपके प्रोग्राम की वसादत से बताता चलूँ कि अब इस खित्ते को मुस्तकबिल का अफ्रीका कहते हैं। मुस्तकबिल का अफ्रीका, ये बाकायदा इंटरनेशनल अदारे ने एक पम्फलेट जारी किया था कि इंडिया दाई नेम, इंडिया तेरा नाम है, सहारा दाई फील, लेकिन महसूस तुम उस तरह होते हो जिस तरह सहारा डेजर्ट है। लेकिन मैं यहाँ पे इजाफा कर दूँ कि सहारा डेजर्ट जो है वहाँ पे सिर्फ दर्जा हरारत ज़्यादा होता है, हमारे इलाकों में आलूदगी भी ज़्यादा होती है। तो ग्लोबल वार्मिंग जिस तरह हो रही है, बढ़ती जा रही है, तो गर्मियों के मौसम में आपकी नहरें और आपके दरिया, आपके वाटर रिजर्वायर से जो पानी है वो एवेपोरेट भी होता जा रहा है। बाकी रही बात, आपने कहा कि जी आपको लगता है, तो मेरे पास 2 खबरें हैं, ये बड़ा मशहूर फ़िक्रा है। एक अच्छी खबर है कि एक बुरी है कि हालात अभी बदतरीन होने की आखिरी नहज तक नहीं पहुँचे, और अच्छी खबर ये है, बुरी खबर ये है कि इनका अच्छा होने का कोई इम्कान नज़र नहीं आ। अच्छा सर मुझे बताएं कि हर शख्स के ज़ुबान ज़द आम है ये बात कि अगली जंगें पानी पर होंगी, आपको लगता है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है? बिल्कुल होगा नहीं, हो रहा है। ये इसमें थोड़ा इजाफा कर लें, एक वो जंग होती है जो एक मुल्क दूसरे मुल्क से लड़ता है। अब मुल्क अंदरूनी तौर पे जंगी कैफियत का शिकार है जस्ट बिकॉज ऑफ रिवर्स। बड़ा अजीब मीनिंगफुल गुफ्तगू होगी। अब चाइना को ले लें, चाइना के दरिया खुश्क हो रहे हैं, हाँ वो उनकी खुश्की को बचाने के लिए मसनूई बारिश का एहतमाम करता है। यूरोप के दरिया खुश्क हो रहे हैं,
इराक 2 दरियाओं की सरजमीन, दजला और फरात, ये मेसोपोटामिया का मतलब ही ये होता है, उनके दरिया खुश्क हो रहे हैं, दरियाए नील के ऊपर फटे हैं। तो ये अब एक वर्ल्ड वाइड वॉर है, नॉट ओनली बिटवीन द स्टेट बट विद इन स्टेट, कि आपके मुल्क, मसलन आपका एक दरिया है, वो आपके मुल्क से ही निकलता है, आपके मुल्क में ही बहता है, किसी, अब आपको वो ये ख़तरा ला के कि आपने उसको किस तरह से मेंटेन करना है। सर ये कहा जाता है कि पानी एक सर्कल के तहत चलता है, पानी आप यूटिलाइज करते हैं दोबारा फिर आपके लिए वो पैदा हो जाता है, ऐसा अच्छा, अब क्यों नहीं वो हो पा रहा? पैटर्न भी डिस्टर्ब, उसकी एक बड़ी वजह है। उसकी बड़ी वजह ये है कि पहले आबादी इतनी नहीं हुई थी। पाकिस्तान जब बना ये 3.25 करोड़ आबादी का मुल्क था, अब ये 25 करोड़ आबादी का मुल्क है। तो एक की जगह जब 8 लोग आ चुके होंगे तो पानी तो वही रहेगा। जो सर्कल आपने कहा वो ये होता है कि ये ज़मीन है, ये समुंदर है, यहाँ से एवेपोरेशन होके ऊपर जाती है, हवा उस एवेपोरेशन को लेके खुश्की की तरफ आती है और वो यहाँ पर पानी बरसता है। अहम बात यह है कि अब वो जो दरिया समुंदर है ना, समुंदरों से एवेपोरेशन का प्रोसेस भी डिस्टर्ब हो रहा है। मिसाल के तौर पे उसके ऊपर जो वेस्ट हम समुंदरों में फेंकते हैं और तेल की लीकेज होती है, उससे समुंदर की तह के ऊपर ना एक ऑयली लेयर आ जाती है। उस ऑयली लेयर आने से वो सिस्टम भी डिस्टर्ब होना शुरू हो चुका है। अच्छा, अब आप कहेंगे सर बारिशें तो होती, एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा बारिश भी नुकसानदेह है और लंबे अरसे तक बारिश का ना होना भी नुकसानदेह है। इसको एक फ़िक्रे की शक्ल में कहते हैं कि कसरत और किल्लत दोनों ज़िल्लत पैदा करते हैं। सर आपने मसाइल तो बता दिए, मसाइल क्या हैं, इसका कोई हल भी है? हल मैंने पहले बताए हैं आपको, पर लॉन्ग टर्म जिसका अभी तक इस पूरे खिते में, इंडिया पाकिस्तान में कोई नज़र नहीं आता, तरजीह नहीं है, उसका आबादी का बढ़ना है। पिछला साल जो ख़त्म हुआ है, आपको ये जानकर शशदर रह जाएंगे कि इंडिया की आबादी 1 करोड़ 84 लाख बढ़ी। आपके अपने मुल्क प्यारे पाकिस्तान की आबादी 55 लाख बढ़ी। मैं रिपीट कर दूं, 55 लाख। तो 55 लाख एक ना कस्बे की आबादी होती है, बड़े कस्बे की। तो आप ये, आपको, आपके हुकाम को, पुलिसी साज़ों को, फ़ैसला साज़ों को ये सोचना होगा कि क्या हम 55 लाख बंदे को मज़ीद अकोमोडेट, इसमें से जो मुल्क छोड़ के चले गए वो निकालने के बाद है। अब होगा क्या कि जितनी आबादी बढ़ेगी उतना, मिसाल के तौर पे ये बिल्डिंग है, अब यहाँ पर जितनी भी बारिश हो जाए, ये जितना इलाके में हम खड़े, यहाँ का वाटर रिचार्ज नहीं होगा। अब होना क्या चाहिए कि इसके साथ साथ कुछ जगह ऐसी, मिसाल के तौर पे वो फुटपाथ है, फुटपाथ छत की शक्ल के हो और उसके नीचे कच्ची ज़मीन होनी चाहिए। जितनी बारिश है पानी तो उसके ये अंदर जाए। पानी उसके अंदर चला जाए। पानी एक तो लेकिन रिचार्ज, पानी अब ट्रेन में जा रहा है, मेरी गटरों में जा रहा है। एक तो पानी आपका वाटर रिचार्ज होगा, यहाँ सैलाब की सूरत-ए-हाल पैदा नहीं हो। फिर आप हल पूछते हैं, अब हल की तरफ को आए तो सही ना, जब को पूछता ही नहीं है तो फिर बता के बंदा क्या करे। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, ये मसाइल हैं और डॉक्टर साहब ने हमें तफसीली बताया कि असल मसला क्या है और इस मसले को हम हल कैसे कर सकते हैं। नाज़रीन, रावी किनारे हमने मुख्तलिफ़ एक्सपर्ट से बात की और उनसे जाना कि हम इस मुल्क की बेहतरी के लिए क्या काम कर सकते हैं और रावी की गंदगी का आम आदमी पर क्या असर पड़ रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल कैसर साहब, जो पिछली 1 दिहाई से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। 1 दिहाई कहना कम होगा, इस दश्त की स्याही में इन्होंने उम्र गुजार दी। उनसे जानते हैं कि उन्होंने रावी को कैसे बदलता देखा और रावी की सूरत हाल बेहतर करने के लिए हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुहेल साहब क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। अच्छा सुहेल साहब, मुझे बताएं कि हम रावी के पार्ट के अंदर गए, वहाँ अभी भी गंदा पानी खड़ा है और हालात बहुत बुरे हैं, आबी हयात ख़त्म हो गई हैं। हमसे वादा किया गया था कि हम चनाब से नहरें निकाल के रावी को चलाएँगे, लेकिन अब तक नहीं चलाया गया। और सितम बालाए ताक ये है कि आप ये देखें कि रावी के अंदर 8 ड्रेनें डाल दी गई हैं, लाहौर की गंदगी डाल दी गई है। तो क्या हुकूमत इस हवाले से इक़दाम करना ही नहीं चाहती या सिर्फ नाअहली है?
अच्छा, इसमें पहले मैं एक तस्सीह कर दूं, बल्कि दो जगह पे थोड़ी सी करेक्शन कर दूं। एक तो है कि सितम बालाए सितम, हाँ, सितम वाला है सितम। और दूसरा ये है कि ऐसा नहीं है कि रावी में नहर नहीं डाली गई। जो सिंतास मुआहिदा हुआ था, जिसके तहत हमने अपने 3 जो मशरकी दरिया हैं वो भारत को दे दिए थे, उन पर भारत का हक़ तस्लीम कर लिया था। उनमें दरिया सतलुज है, दरिया रावी है और दरिया ब्यास है। दरिया ब्यास भी बहुत बड़ा दरिया है, लेकिन ये सरहद से उस पार ही दरिया सतलुज में मिल जाता है और फिर दोनों दरिया मिलकर पाकिस्तान में आते हैं। लेकिन अब इन तीनों दरियाओं के पानी पर होली सोली भारत का हक़ है। वो इनमें पानी छोड़े, वो इनमें पानी ना छोड़े, हम उसको ब्लेम नहीं कर सकते। उसका मुकम्मल उस पर कंट्रोल भारत का है इन तीनों दरियाओं के पानियों पर। और उससे आगे आपने गंदगी की बात की कि इसमें हमने 8 ड्रेन्स डाल दी हैं और इसमें कोई नहर नहीं डाली। तो ऐसा नहीं है, एक नहर हमने इसमें डाली है जिसको हम कहते हैं रावी मराला लिंक कैनाल। ये दरिया चनाब से निकलती है। 2 नहरें निकलती हैं दरिया चनाब से। एक तो निकलती है मराला रावी लिंक कैनाल, दूसरी BRB निकलती है। मराला रावी लिंक कैनाल जो है ये बल्लोकी के करीब जाकर दरिया रावी में शामिल हो जाती है, या वहाँ पर जाकर इसको दरिया रावी में, ताकि वहाँ पर जो ताज़ा पानी है वो चलता रहे, दरिया रवां रहे। और इसीलिए आप देखेंगे कि जब भी आप जाएंगे ना दरिया रावी में, पानी के बहाव पर जब भी आप नज़र डालेंगे तो आपको जसड़, जहाँ से ये दरिया पाकिस्तान में दाखिल होता है, वहाँ पर पानी का बहाव इन दिनों के दौरान 300, 400, 500 क्यूसिक नज़र आएगा। शादरा पे आ जाएंगे 800, 400, 500 इस रेंज में ये बहता हुआ आएगा। लेकिन जब आप बल्लो की तक पहुँचेंगे ना तो वो अमूमी तौर पर 15,000 क्यूसिक, 20,000 क्यूसिक, तो बंदा हैरान होता है कि यार ये पीछे तो पानी है नहीं, तो ये कहाँ से पानी 20-21 हज़ार क्यूसिक पानी कहाँ से आ गया। तो वो जो 20-21 हज़ार क्यूसिक पानी है वो नहर का पानी ही आता है। और उसको इस नहर को दरिया में डालने का मकसद ये था कि जो दरिया है वो रवां रहे। अब रही दरिया में गंदगी की बात, देखें दरियाओं की जो रवानी है अगर वो कुदरती तौर पर बरकरार रहेगी तो दरिया जो हैं वो अपना किरदार अदा करते रहेंगे। आप देखें दुनिया में बेशतर जो बड़ी तहजीबें हैं वो दरियाओं के किनारों पर वो पैदा हुई, दरियाओं के किनारों पर वो परवान चढ़ी, क्योंकि पानी लाजमी है ना, ज़िंदगी का एक जुज़ है, ज़िंदगी का हिस्सा है। तो बहुत सी तहजीबें जो हैं वो दरियाओं के किनारों पर ही पनपी हैं। अब मसला ये हुआ कि जब सिंतास मुआहदे के तहत हमने दरिया रावी भारत को बेच दिया, तो सुहेल साहब बेच दिया हमें, मतलब उसके हमने पैसे वैसे, फिर इससे तरबेला मंगला जो है वो तामीर हुए, कुछ आलमी बैंक ने हमें कर्जा दिया उस पर। तो इसलिए जब हम ये कहते हैं ना जी कि भारत दरिया रावी में पानी नहीं छोड़ रहा, तो ये गलत बात होती है, हम मिसगाइड कर रहे होते हैं। वो उसका हक़ है, वो पानी आने दे ना आने दे। जिस तरह 1960 में ये मुआहिदा हुआ, तो उस मुआहिदे के बाद चूँकि तब भारत के पास कैपेसिटी नहीं थी रावी के पानी को मुकम्मल तौर पर रोकने की, तो ये तकरीबन 90-92 तक जो इसमें आखिरी बड़ा सैलाब है, इस हालिया सैलाब से पहले जो आखिरी बड़ा सैलाब आया वो 1992 में वो आया था, जिसके दौरान बड़े सारे जो आबादियाँ हैं दरिया बांध के उस पार वो मुतासर होकर इस तरफ भी लोग आए। उसके बाद से फिर भारत ने आहिस्ता आहिस्ता इस पर अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया। उसने डैम बना लिए, उसने जैसे, और जब कुछ अर्सा पहले उसने शाहपुर कुंडी का डैम बनाया, तो तब भारत से जो एक भी कतरा पानी का आता था ना वो भी ख़त्म हो गया। मतलब अब दरिया रावी का जो कुदरती बहाव है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। उसके बाद ये ज़िम्मेदारी हमारी थी कि हम इस दरिया को रवां रखते, हम इस तरह दरिया में नहरें डालते और इसमें आब हयात जो है वो भी ज़िंदा रहती। लेकिन अफसोस कि हम शायद मंसूबे के मुताबिक उस पर अमल नहीं कर सके, और उसके बरक्स हमने ये किया कि सिर्फ लाहौर से 8-9 बड़े नाले जो है ना वो दरिया में गिरते हैं, और भारत से एक बड़ी ड्रेन आती है जिसको हडियारा ड्रेन कहते हैं। अच्छा, भारत में ये जहाँ से ड्रेन गुज़र के आती है उसको दोनों तरफ फैक्ट्री एरियाज़ हैं। तो जब हम अपने नालों के सीवरेज के पानी को या केमिकल मिले पानी को साफ़ नहीं करते, तो भारत को क्या ज़रूरत है कि वो पानी साफ़ करके हडियारा ड्रेन में छोड़े। तो वहाँ से बहुत बड़ी मिकदार में पानी हर रोज़ दरिया रावी में शामिल होता है। और आपके लिए हैरान कुन बात होगी कि दरिया रावी में हर रोज़ जो सिर्फ लाहौर का सीवरेज का पानी शामिल होता है उसकी जो मिकदार है वो 80-90 करोड़ गैलन रोज़ाना तक पहुँच चुकी है।
तो सुहेल साहब, हम तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने जा रहे थे, वो कहाँ तक पहुँचा? देखिए शायद 1 दहाई तो गुजर चुकी होगी, हमें भी बातें सुनते कि 4 मुकामात पर, कटार बंद है, महमूद बूटी, शाद बाग वगैरह, यहाँ पर हमने जी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने हैं, जो सीवरेज का पानी है वो ट्रीट करके दरिया में डालेंगे। लेकिन जनाब शायद मेरा ख्याल 3 या 4 साल पहले एमडी वासा साहब से मेरी बात हुई तो लगता था कि इस पर कल ही काम शुरू हो जाएगा, लेकिन अब वो अरसा भी गुजर गया और अभी तक काम शुरू नहीं हो सका। और अब बज़ाहिर जो दरिया रावी के बारे में हकीकत पसंदाना तज्ज़िया ये है कि ये दरिया अब अमली तौर पर मुर्दा हो चुका है, कोई इसमें आब हयात नहीं। ये जो हालिया मानसून के दौरान यहाँ शादरा में पानी आया, तकरीबन 2,20,000 क्यूसिक तक पानी, 2,22,000 क्यूसिक, 20-22,000 क्यूसिक तक पानी आया, उसने दरिया को थोड़ा सा मतलब इसकी सांसों को बहाल किया। लेकिन अब एक मरतबा फिर सूरत हाल जो है वो सुहेल साहब, आप बता रहे हैं कि दरिया मुकम्मल तौर पर अब ख़त्म हो चुका है, तो इसके अंदर हम आबादी बना लें? आबादियाँ हमने बना ली हैं पहले ही। आपने देखा नहीं सैलाब आया तो ये ठोकर वाली साइड पे कितनी आबादियों में पानी घुसा है, तो वो कहाँ है? वो दरिया के बेड के अंदर ही है। फिर ये आप ये शादरा का पुल क्रॉस करते सारी लेफ़्ट साइड पे नीचे उतरे, फ़र्खाबाद वाली साइड पे वो आगे जाएंगे तो वहाँ पर लोगों ने घर बनाए हुए हैं दरिया के अंदर। जब ये पानी आया था तो उनमें से बेशुमार जो मैंने ख़ुद रिपोर्टिंग की, और वो लोग हमसे ये कह रहे थे कि यहाँ पर आप कोई फुटेज ना बनाएं ताकि ये गवर्नमेंट को पता ना चले कि ये दरिया के पार्ट में बने हुए हैं। तो मैंने उनसे यही कहा था, मैंने कहा जी गवर्नमेंट को सब पता है, बाबा जी सब जानते ने, पर मसला ये है कि वो कहते हैं ना कि नीयतां नूं भाग हुंदे ने। नीयत हो तो हुकूमत के लिए हुकूमत एक बड़ी ताकतवर चीज़ का नाम होता है। हुकूमत कोई ऐसे नहीं होता कि हुकूमत की एक इतनी बड़ी मशीनरी होती है, इतने फंड्स होते हैं, इतनी अफराधी कुव्वत होती है। मजाल है कि हुकूमत की मर्जी, इसीलिए तो कहते हैं नो मैन इज़ अबव स्टेट। एग्जैक्टली। लेकिन जब स्टेट की अपने इंटरेस्ट बदल जाते हैं, जब उनके इंटरेस्ट इस तरफ चले जाते हैं कि हमने हर सूरत में, किसी भी सूरत में अपने इक़्तिदार को मेंटेन करना है, हमने अपने ज़ाती मफादात को तरजीह देनी है, तो फिर जो अवामी मफादात होते हैं, कौमी मफादात होते हैं, वो पीछे। सर, साफ़ पानी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, लोगों को साफ़ पानी दे रहे हैं, चाहे रावी गंदा हो रहा है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे फ़र्क ये पड़ता है कि देखें दरिया रावी में जो हर रोज़ इतनी बड़ी मिक़दार में जहरीला पानी शामिल होता है, वो आगे हेड बलोकी पर जाकर ये दो नहरें फिर वहाँ से निकलती हैं। वो नहरें फसलों को पानी देती हैं, फसलें काश्त होती हैं उस पानी से। तो जब इस जहरीले पानी से फसलें काश्त होती हैं तो उन फसलों की जो मुज़र सेहत होने में कोई शक रह जाता है। फिर यही पानी जो है मवेशी पीते हैं, तो जब वो पानी मवेशी पिएंगे तो वो भैंसों का जो दूध होगा उसमें क्या मुज़र सेहत अज्जा शामिल नहीं होंगे? सब कुछ शामिल होगा। ये असरात होगा। लेकिन तंजन हमारे किसान कहते हैं कि हम आपको उन्हीं फसलों का जो आ रहा है वही खिला रहे हैं। अच्छा, मैं इस पर बाद में बात करता हूँ। इसका एक और इफेक्ट ये होता है कि देखें दरिया जो है ये एक जो अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वायर्स होते हैं, उनकी रिचार्जिंग का एक कुदरती ज़रिया भी होता है कि अंदर ही अंदर सीपेज होती रहती है, और जो अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वायर्स होते हैं वो रिचार्ज होते रहते हैं। अब रावी का मसला ये बना है कि इसने हमारे जो साफ़ पानी के अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वायर्स हैं उनको रिचार्ज तो क्या करना है, उनको आलूदा करना शुरू कर दिया है। कि अभी आप कभी स्टडी करें तो जी रावी किनारे जो बस्तियां आबाद हैं और जो लोग पानी पीते हैं, वहाँ पर जो कैंसर वगैरह के पेशेंट्स हैं उनकी तादाद में भी इजाफा हो रहा है। तो अब ये तो हमारे लिए नुकसान का बाइस बन रहा है। मतलब बजाय कहाँ, तो ये हमने इसमें वो दौर देखा है कि हम रावी किनारे बैठ जाते थे, यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, पंजाब यूनिवर्सिटी, मुतअद्दिद दीगर तालीमी इदारों की बोट्स होती थी। फिर यहाँ पर बोट्स कश्तीरानी के मुकाबले हुआ करते थे। फिर हम जब यहाँ पर बोट में बैठकर कामरान की बारादरी में जाते थे और दरिया का साफ़ पानी देखकर दिल बाग बाग हो जाता था, तबीयत। सुहेल साहब, कामरान की बारादरी का हाल भी बहुत अबतर हो चुका है, उस पर भी कोई काम नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि PHA ने एक मंसूबा तो शुरू किया था कि जो दरिया के किनारे हैं उनको खूबसूरत बनाया जाएगा, वहाँ पर पौधे वगैरह लगाए जाएंगे। थोड़ा बहुत काम हुआ है लेकिन गंदगी इंतहा को है। मैं कुछ ही रोज़ पहले हम अभी होकर आए हैं, हमने वहाँ जो हालात देखे हैं, वहाँ गंदे पानी के अंदर लोगों ने कश्तियाँ, वो तो ऐसे ही एक गंदा सा नाला है, बस दिल के बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब, कि हम कह देते हैं जी हम बच्चों को लेकर गए थे तो हमने कश्ती की सैर की है, उस पर बैठकर हम कामरान की बारादरी में गए हैं, वरना वो गंदे नाले के अलावा। इसका मतलब कश्तियाँ बारादरी तक लेके जाती हैं? वो बारादरी वाला जो किनारा है दरिया का, वहाँ उतार देती हैं। आप सैर करें, जितना वक्त आपने गुजारना है वो आपको बता देंगे जी इतनी देर के बाद हम आएंगे तो आपको यहाँ से वापस ले जाएंगे।
एक ही टिकट में वो लेके जाते हैं, एक ही टिकट में लेके आते हैं। लेकिन मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ कि जब दरिया सही मायनों में दरिया हुआ करता था और जब हम इसके ऐन बीचों बीच पहुँचते थे तो पता चलता था कि हम दरिया में कश्ती की सैर कर रहे हैं। साहब एक आखिरी सवाल, क्या बेहतरी हो सकती है? आम आदमी को, आम शहरी को क्या करना चाहिए और हुकूमत क्या काम करे कि बेहतरी आए? देखें, जिस तरह इसका सबसे पहली बात तो ये है कि जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनको लगाने की अशद ज़रूरत है ताकि ये जो आलूदा पानी दरिया में शामिल हो रहा है इससे बचा जा सके। कि चलें जो पानी आता है उसमें तो कुछ इस तरह का सिलसिला हो ना कि साफ़ हो, उसमें मुज़र सेहत अज्जा शामिल ना हो। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह मैंने आपको कहा कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती, मतलब और नहीं तो जिस तरह इतनी मिकदार में पानी आया था तो यहाँ पर कोई एक बैराज टाइप छोटा मोटा बैराज बना दिया जाए ताकि जब मानसून की बारिशें होती हैं तो वो पानी वहाँ पर ज़ख़ीरा हो जाए और आहिस्ता आहिस्ता वो ज़मीन में जज़्ब होता रहे। तो इस तरह के कुछ इक़दाम जो हैं दरिया को किसी न किसी हद तक बहाल कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया ना, हमारी तरजीहात अब बदल चुकी हैं कहने की हद तक। अभी देखिए पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से भी शदीद ख़तरात की ज़द में है, लेकिन क्या हो रहा है हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। सुहेल साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, ये तमाम सूरत हाल है जहाँ एक तरफ हुकूमती नुमाइंदे कोई काम करने को राज़ी नहीं, वहीं दूसरी जानिब इदारे भी हमें नज़र नहीं आ रहे। साफ़ पानी सबसे बड़ा मसला, और रावी में जो गंदी ड्रेन्स डाली जा रही हैं उससे हमारी ज़मीन आलूदा हो रही है, आर्सेनिक की मिकदार बढ़ती जा रही है और यही पानी जब फसलों को लगता है तो उसके बाद फसलें भी आलूदा और जहरज़दा हो जाती हैं। आज के लोहनामे में हमने आपको दिखाया कि रावी के अंदर की क्या सूरत हाल है और मुख्तलिफ एक्सपर्ट से बात करके हमने ये जाना कि इस मुल्क को हमने बेहतर करना है और इस मुल्क के लिए हुकूमत के साथ साथ आम आवाम को भी काम करना पड़ेगा। आज के लोहनामे से इतना ही। फ़ी अमानिल्लाह।